हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी, जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन हैं। स्किन की ऐसी तमाम जानकारी हमें देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे हेल्थ शो में स्वागत है। आज स्किन से जुड़ी तमाम बीमारियों की जानकारी देने के लिए आप हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि स्किन से जुड़ी बीमारियां कैसे होती हैं और उन्हें उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। मैं डॉक्टर मनोज सिंह, कॉस्मेटिक सर्जन, आज आपके स्टूडियो में स्किन से संबंधित बीमारियों और उनके उपचार और रोकथाम के लिए आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूँ और इस चैनल में बुलाने के लिए हम आपके आभारी हैं। जी डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है और आप देख रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में लोगों को स्किन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी एलर्जी हो जाती है और उसकी रोकथाम के लिए वो क्या करें। गर्मियों में जो स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं उसका कारण है कि गर्मियों में जो टेम्परेचर रेज होता है जी। तो हमारी जो स्किन है वो लगभग 35 से 40 डिग्री तक एक नॉर्मल कंडीशन में बिहेव करती है। जब गर्मियां उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो स्किन में बहुत सारे रैशेस आ जाते हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाती है जी। तो इन सब चीज़ों के लिए रेडनेस आ जाती है जी। और इन चीजों से बचने के लिए हमको सबसे पहले तो जो दोपहर की कड़ी धूप होती है उसमें हम बाहर ना निकले, ठीक है, और निकले तो अपने चेहरे को ढक के रखें, चेहरों पे सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। आने के बाद मुंह धो लें, तो आप जब धूप में निकलें तो उसको लगा के निकलें, जब वापिस आए तो उसको धुल दें, ठीक है। इसके अलावा चेहरे को ढक के रखें, हाथ को ढक के रखें, जितना हो सके काले चश्मे पहने क्योंकि कॉर्निया पे भी असर होता है, आंखों पे असर होता है जी। तो इन सब चीजों का बचाव जो है वो सबसे पहला है। सेकंड कि आप गर्मियों के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, उसको हाइड्रेशन नहीं मिलता, पानी की कमी हो जाती है। तो आप जब भी बाहर निकले तो अपने साथ या तो पानी या फिर ग्लूकोज की बोतल या जो भी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो मतलब उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉल के पाउडर या कुछ लेके निकले और फ्रीक्वेंटली पानी को पीते रहें, जिससे क्या होगा कि स्किन का हाइड्रेशन बना रहेगा तो स्किन के डैमेज नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, मतलब आपका कहना है कि हमें गर्मियों में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेट करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। फ्रूट्स जो जिसमें जो वाटरी फूड होते हैं या वाटरमेलन इस समय आ रहे गर्मियों के मौसम में, तो जितना हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही इन सब बीमारियों से, धूप से डायरेक्ट सनलाइट से बचेंगे उतना ही हम स्किन की एलर्जी से बचेंगे और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो बचाना बहुत जरूरी है जी। पसीने से जैसे बहुत लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना आता है, तो ऐसे में वो कई लोगों को उस पसीने से भी एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में सब कैसे उसकी रोकथाम की जाए। पसीने से एलर्जी बहुत तेज होती है तो पसीना, लेकिन पसीना आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मियों में अगर पसीना नहीं आएगा तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। स्किन को ये भी एक हाइड्रेशन का प्रोसीजर ही है। और दूसरा, पसीने का हमारे शरीर में काम क्या है, तो 3 काम है। पहला तो स्किन को हाइड्रेट करती है, वहां पे नमी देती है। सेकंड कि वो जो है स्किन को के ऊपर एक जैसे पानी का लेयर, जैसे आप हल्का सा पानी डाल लीजिए एकदम ठंडा लगता है, तो एक्चुअली जो बाहर का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक ही रहता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना यानी फीवर हुआ, हमको फीवर नहीं होता है, टेम्परेचर बाहर का 45 डिग्री हो जाता है, हमारा नहीं होता है, हमारा जो फिक्स टेम्परेचर है वही रहता है। इसको यही सारे फिनोमिनन है जो बचाते हैं कि जब हम स्वेटिंग करते हैं तो एक लेयर हो जाता है जो हमको टेम्परेचर के बैरियर प्रोवाइड करता है, तो एक तो स्किन से बचाता है। सेकंड के जो टॉक्सिन, गर्मियों के अंदर टॉक्सिन ज्यादा पैदा होते हैं सेल के अंदर, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, तो सेल को डैमेज कम होता है। तो ये जो स्वेटिंग है वो नॉर्मल फिनोमिनन है। अब लेकिन होना भी जरूरी है, स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है, स्वेटिंग होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अब स्वेटिंग से कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि फिर बहुत देर तक आप जैसे दूर कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर, मैंने यही कहा, थोड़ी देर छाए में रहिए, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए, थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, तो वो पसीना सूख गया, फिर हुआ सूखा, तो एकदम से लगातार पसीना बना रहेगा तो फिर वो पानी के नाते से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पानी के नाते से स्किन की एलर्जी हो जाती है, तो ये चीजें नहीं होगी। तो
तो आपको पसीना रोकने की कोई ऐसे कई लोग के भाई पसीने से बदबू आता है तो हम जो है पसीना ना हो ऐसे कुछ दवाएं आती हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो लाइफ है उसी हिसाब से चलने देना चाहिए। हाँ, ये गर्मियों में आपको बात ज्यादा लेना है, स्किन को क्लीन ज्यादा रखना है, स्किन पे आप जो है पसीने को बार बार साफ कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आप टेल्कम पाउडर, जैसे जो कह रहे हैं कि ऑर्डर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो टेल्कम पाउडर है, आजकल अच्छे अच्छे डिओड्रेंट्स आ गए हैं, इन सारी चीजों से आप उसको विथहेल्ड कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्किन को क्लीन रखिए। आप कहीं भी बाहर गए हैं, आके अपना बात कर लीजिए तो सब ठीक हो जाता है। जब स्किन में कई लोगों को पसीना होते होते उनकी बॉडी में बड़े बड़े रैशेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। दैट इज, मैंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन एंड एलर्जी दोनों पार्ट इसमें काम करते हैं, क्योंकि पानी बहुत देर तक रहता है, वो टॉक्सिन का पानी रहता है, तो एलर्जी भी हो जाती है। दूसरा के पसीने से एलर्जी होती है, उससे ज्यादा सनलाइट से जो रेज आती हैं, हमारी डायरेक्ट सनलाइट जब लगती है तो उसके नाते से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो अब इस एलर्जी से बचने के लिए हमको, एक तो अगर एलर्जी हो गई है, रैशेस पड़ गए हैं, ईचिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करता है। अब हल्का फुल्का है तो आप तुरंत धूप से अलग होइए, धूप से अलग होइए, ठंडा पानी लीजिए, कोई भी सामान्य मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए या टेल्कम पाउडर लगाइए। मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जिनकी बॉडी में उन्हें पसीने की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनकी बॉडी में कई बार ईचिंग स्टार्ट होती है, ईचिंग स्टार्ट होने के साथ साथ फिर उन्हें रैशेस आने लगते हैं। रैशेस आने, दैट इज द एलर्जी। लोगों ने काफी टेस्ट वगैरह भी करा है, बट उन्हें कोई भी उससे फर्क नहीं, मतलब टेस्ट नॉर्मल आता है, बट उनकी स्किन में फिर भी रैशेस आते हैं कई बार। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उनको एलर्जी का टेस्ट दो है। एक एलर्जी है कि सिंपल आईजी कराते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि हमको एलर्जी है, लेकिन एक बड़ा टेस्ट है जिसमें हमको प्रोडक्ट का एलर्जी, कि किससे, सन से एलर्जी, किस चीज से एलर्जी है, वो सारी जो डस्ट से है, खाने पीने में जितनी चीजें हैं उनमें से किसी चीज से है, वो चीज को हमको बंद करना पड़ता है। तो हमको वो एलर्जी का प्रोफाइल जो होता है वो करवाना चाहिए। उसको करवाने से उस चीज से हम अवॉइड करेंगे। और जब भी हमको ये हल्का, जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है, उनको जैसे ही ये शुरू हो तैसे ही डॉक्टर की सलाह लेके तुरंत दवाओं को चालू कर देना चाहिए। वेट करने से फिर एलर्जी बढ़ जाता है, और एलर्जी की गंभीरता बहुत, इसको माने तो एक सामान्य बीमारी है, और इसका जो सबसे अंतिम भाग है उसे एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, जो जानलेवा है। जैसे जब दवाओं की एलर्जी होती है, एक जमाने में जो पेनिसिलिन था उससे एलर्जी होती थी तो आदमी मर ही जाता था, बच ही नहीं पाता था, तो वो भी एलर्जी ही था, कुछ था नहीं। एलर्जी का मतलब है कोई चीज आपके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, तो सबसे पहला काम है कि उसको ढूंढना और उसको बंद करना। सेकंड काम है कि अगर वो हो गया है तो उसको ट्रीट करना, और ट्रीट उसको जल्दी से जल्दी करना ताकि पेशेंट उस जगह पे ना पहुंचे जहाँ पे उसके सेहत से या उसकी हेल्थ से ज्यादा बेटर है कि जैसे किसी को जैसे उसको प्रिवेंशन इज बेटर, डॉक्टर के पास जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, वो कुछ मामूली दवाई लिखाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसको बढ़ने देंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी, स्किन में कई लोगों को एक्जिमा हो जाता है, तो एक्जिमा की कैसे रोकथाम की जाए, और ये कैसे पता चलता है कि ये एक्जिमा ही है, कोई और बीमारी नहीं है? एक्जिमा जो है वो स्किन की एलर्जिक कंडीशन है जी। तो एक्जिमा पूरे शरीर में हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, और इसकी जो मेन कंडीशन है कि आदमी का इम्यूनिटी डाउन होता है। जैसे डायबिटीज एक फैक्टर है, सीरोसिस ऑफ लीवर एक फैक्टर है, ऐसी बीमारियां, किडनी की ऐसी कुछ बीमारियां जहाँ पे आदमी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, या फिर जनरली बॉडी की टेंडेंसी के हिसाब से उसको एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा जो है होने के बाद ठीक होने में बहुत समय लगता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से ही करनी चाहिए, घर की ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको एक लंबा समय लगता है, 6 महीने साल भर लग सकता है। धैर्य से डॉक्टर का ट्रीटमेंट करें तो एक्जिमा मिट जाता है। लेकिन एक्जिमा में बार बार, चूंकि ये एलर्जी का कोई कई बार रिपीट हो जाता है। यस, दैट इज द रीजन। एलर्जी क्या है कि एलर्जी कभी ठीक नहीं होती। सर, गर्मियों में जैसे बहुत से लोगों की स्किन ऐसी होती है जो कि बहुत ऑयली होती है, लेकिन उनकी स्किन जब वो ठंड आती है तो एकदम ड्राई सी हो जाती है, कई बार स्किन पील होने लगती है, तो ऐसे में क्या वो करें, अपनी स्किन की कैसे देखभाल करें?
ऐसा है ना कि जो स्किन की दो ही वैरायटी है, एक ड्राई स्किन है और एक वेट स्किन है। जी। अब सबसे पहले तो क्या है कि मिसनोमर है, स्किन जो बाय नेचर बनी है वो स्किन अगर किसी की ड्राई है तो वो उसकी बॉडी के हैबिटेट के हिसाब से बनी है। तो हमको सबसे पहले तो अगर थोड़ा बहुत है तो कभी भी उसको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा इमोलिएंट का मतलब होता है सिंपल जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं उसको आप अच्छी कंपनी की वो आप लगा सकते हैं, या फिर डॉक्टर से सलाह लेके आप लिखवा सकते हैं, वो हमेशा लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी उस पे कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा इतने अमाउंट में नहीं है कि आदमी क्या होता है कि एक क्रेजीपना आ जाता है कि नहीं हमारा बहुत ड्राई रहता है, क्योंकि हम पेशेंट्स क्या करते हैं कि आपस में कंपैरिजन करते हैं। आप देखिएगा पेशेंट का कि भाई उनको फलाने को ऐसा हुआ था तो हम जो है हमारा भी ड्राई है, उनका ड्राई है, उनका वेट है, किसी का ड्राई है। हमको नेचर ने अलग अलग बनाया है, किसी की स्किन को ड्राई ही बनाया है। आप उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको उसी तरह से बनाया है तो हमारी स्किन उसी तरह से बिहेव करेगी। अब कभी कभी मौसम के हिसाब से ज्यादा होती है या कम होती है, तो ड्राई स्किन के लिए सिंपल आप कोई भी एमोलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं। अगर वेट स्किन ज्यादा है तो वेट स्किन में फ्रीक्वेंट वॉशिंग कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंट वॉश करेंगे फेस वॉश से तो वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वेट स्किन बहुत टाइम तक रहती है तो जो सीबम जो निकलता है वो क्या करता है कि हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देता है, तो वहां पे खील मुहासे और ये सब होने का। तो आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करिए फेस को। और उसमें जैसे कि आजकल टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि सीक्रेशन अपने उनकी एज के हिसाब से सबसे पीक लेवल पे होता है। तो जब वो पीक लेवल पे सीक्रेशन होता है तो उनको वेट लगता है, वेट लगता है तो वो क्या करते हैं कि फिर थोड़े थोड़े से मुहासे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है। अब ये एज है, ये हार्मोनल इफेक्ट है। अब इसको हमको कोई ट्रीटमेंट ऐसा, अब इसके लिए सब बहुत सारा ट्रीटमेंट देने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल फेस को वॉश करना है फ्रीक्वेंटली, वो भी एकदम सामान्य फेस वॉश जो भी एकदम लाइट हो उनसे, या वाटर से साफ करें और उसको क्लीन रखें। और हल्का फुल्का इमोलिएंट यूज करें। बहुत ज्यादा जो वेट स्किन वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्रीम यूज ना करें, बहुत ज्यादा क्रीम यूज करेंगे और वेट हो जाता है। तो टीनेजर को क्या ऐसे कॉस्मेटिक की चीजें यूज करना नहीं चाहिए, या किस एज से टीनेजर में तो एक बार कर भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 12 साल तक जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, मैं इसमें सलाह दूंगा कि ईश्वर की जो नेचुरल स्किन है उस पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि बहुत कोमल होती है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो सकती है। इसलिए बाहर के प्रोडक्ट जितने भी कम से कम जरूरी हो वो यूज करने चाहिए। बच्चों को बाहर का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। बच्चों को बाहर की कोई भी क्रीम पाउडर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप घर में साइडें हैं, बच्चे तो साइड पे देखकर कुछ भी अपने लिए मंगा लेते हैं। हाँ, वो बहुत बहुत हैजार्डस है, कॉमन चीजें होती जा रही हैं। नहीं, इसको हमको रोकना चाहिए। एज ए पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात को रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आई हैं कि वो नुकसान करती हैं फिर बाद में एक बार, और बच्चों में बहुत ज्यादा करती हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो 12 साल तक ऐसी कुछ चीजें करने की, सिंपल आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सादी चीजें जो घरेलू चीजें हैं वही यूज करें, नेचुरल चीजें यूज करें। उनके लिए कोई भी कॉस्मेटिक या केमिकल की चीजें ना यूज करें। 12-15 साल के बाद में वो लोग जो है कॉस्मेटिकली उनकी नीड के हिसाब से, फिर भी एज ए कॉस्मेटिक सर्जन मैं यही सलाह दूंगा कि आप जितना कॉस्मेटिक चीजों का केमिकल जो है उसका यूज जितना कम करेंगे, आपका स्किन उतना ही ज्यादा दिन तक सही रहेगा, वरना उस पर कोई ना कोई चेंजेस आएगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। स्किन संबंधित ऐसी तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।